आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2025 में क्लास 10th का, जो कि आपका सब्जेक्ट है अप्रैल मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग। बच्चों, इसका आज हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में मैं अपने पहले बच्चों को दिखा देता हूं कि मैंने इसका सोल्यूशन कर लिया है। तो क्लास 10 सप्लीमेंट्री 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे हम अप्रैल मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग का। मेरे बच्चों को दिखा दिया मैंने कि ये देखो, मैंने आपके लिए पेपर का सोल्यूशन कर लिया है। बच्चों, हम बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही डेलिबरेटली से हम पढ़ेंगे इसको। तो हम बिना कुछ देर की हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अपना पलक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किए, तो सबसे पहले आप वो कर दें। फिर हम चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? नवजात शिशु के लिए उपयुक्त वस्त्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सूती, पॉलिस्टर, जूट या नेट का। तो नवजात शिशु के लिए उपयुक्त जो वस्त्र होता है बच्चों, वो आपके होता है जूट का सूती, यानी कि सूत। नंबर प्रश्न नंबर 2, एक ही संदेश को कई बड़े समूह तक पहुंचाने के लिए क्या उपयुक्त होता है? फ़ोन कॉल का, ईमेल का, पत्र का, पोस्टर का। जब एक ही समय समूह को पहुंचाना है तो हम यूज़ करेंगे हम अपनी पोस्टर का। अगला है प्रश्न नंबर 3, नो पार्किंग के लिए निम्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप पता है नो पार्किंग का सिंबल कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है, ये जो वाला सिंबल होता है वो कि द इसका आंसर होगा, जो कि नो पार्किंग का सिंबल है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 4 पे। सीता इज़ माई फ्रेंड वाक्य में संज्ञा यानी नाउन है, कौन है? आपके ऑप्शन है सीता इज़ माई फ्रेंड। तो बच्चों, आप सभी को पता है किसी के नाम किसी की जगह तो हम क्या बोलेंगे? वो नाम हुआ सीता, एक नाउन। और इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। समय प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? तो समय प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है आपके सामने, दैनिक समय सारणी बनाना, गपशप करना, फालतू सामान इकट्ठा करना, कार्यों को नकारना। तो बच्चों, आपका समय प्रबंधन जब हो पाएगा जब आप अपने दैनिक समय की समय सारणी बनाना स्टार्ट कर देंगे कि किस समय आप कौन सा काम करते हैं, किस समय आप पढ़ाई करते हैं। तो एक उसकी दैनिक डायरी बनाएंगे तो आपका समय का क्या हो जाएगा? प्रबंधन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, कंप्यूटर हार्डवेयर है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या उपरोक्त सभी। हार्डवेयर बच्चों वो होते हैं जिन्हें आप छू सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। तो मॉनिटर को आप छू सकते हो, माउस को भी छू सकते हो, कीबोर्ड को भी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? कीबोर्ड, पेन, पेंसिल या माउस। तो बच्चों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम जब लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं हम कीबोर्ड का, ना कि पेन का, ना कि पेंसिल का, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं कॉपी के अंदर, और माउस का उपयोग करते हैं जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आपको ये सिलेक्ट करके टेक्स्ट। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न तो का आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर में फाइल को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बच्चों, पेस्ट करना है तो Ctrl+V का हम यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। तो आंसर तो होगा Ctrl+V, इसका आंसर होगा। पर आप उनको सबको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट की किसकी है। देखो, कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C, और पेस्ट करने की नहीं है, ये Ctrl+P होगा आपकी प्रिंट की, पेस्ट का नहीं होगा। तो P होगा इसका Ctrl+ प्रिंट का, और Ctrl+V होगा आपकी पेस्ट की शॉर्टकट की, जो कि पूछा गया है आपके सामने प्रश्न। और Ctrl+X यानी कि आपको रीडू अंडू करने के लिए, नहीं सॉरी, कट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा कट करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़, X का यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है। क्या आवश्यक गुण है? प्रभावी संचार कौशल, दूरदर्शिता, ज्ञान या उपरोक्त सभी। बच्चों, ये सभी आंसर सही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। स्थायी विकास है स्वयं का विकास, दूसरों का विकास, दीर्घकालिक विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा आपके दीर्घकालिक विकास। प्रश्न नंबर 11, जिम्मेदार उपभोक्ता कौन होता है? देखो, पेपर या कपड़े के थैले का उपयोग करता है, प्लास्टिक के थैले का उपयोग करता है, कचरा जलाता है, पानी को बर्बाद करता है। तो जिम्मेदार उपभोक्ता वो होता है जो आपके पेपर या कपड़े के थैले का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 12, झालर
जिसे हम फ्रिल कहते हैं का उपयोग किया जाता है पैंट में, फ्रॉक में, निक्कर में या शर्ट में। तो बच्चों जो आपकी झालर लगाई जाती है वो आपकी लगाई जाती है फ्रॉक में। तो इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, तुरपाई में डैश डैश काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? हाथ की बारीक सुई, हाथ की मोटी सुई, पिन या कैंची। बच्चों तुरपाई करते हो तो किनारों से, जैसे आपकी जो भी होता है शर्टों को तुरपाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हाथों से यूज़ करते हैं तो हाथ की बारीक सुई का यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 14, हुक का प्रयोग किया जाता है कोट में, शर्ट में, ब्लाउज़ में या लहंगे में। तो बच्चों हुक का प्रयोग किया जाता है हमारे ब्लाउज़ में। तो आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं मेरे बच्चा। परिधान की नेकलाइन से गला बोलते हैं कि फिनिश किया जाता है पाइपिंग से, बाइडिंग से, फेसिंग से या आपके उपरोक्त सभी। तो बच्चों इन तीनों से किया जाता है तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, परिधान में जेब का प्रयोग किया जाता है सुंदरता के लिए, क्रियात्मक प्रयोग के लिए, ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिधान में जेब का प्रयोग करते हैं हम सुंदरता के लिए भी करते हैं और क्रियात्मक रूप से भी प्रयोग के लिए भी करते हैं। तो आंसर होगा स, अ और ब दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेपर पैटर्न पर डार्ट का निशान किस प्रकार लगाया जाता है? तो देखो इसके लिए हम चलते हैं आंसर बुकलेट की। देखो पेपर पैटर्न पर डार्ट का निशान ट्रेसिंग व्हील और कार्बन के मदद से या नोचेस यानी कि कट लगाकर लगाए जाते हैं ताकि सिलाई करते समय उन्हें सही से मोड़ा जा सके। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अपने। प्रश्न नंबर 18, कपड़े के दो टुकड़ों को अदृश्य रूप से जोड़ने वाली सिलाई का नाम लिखिए। तो बच्चों कपड़े के जो दो टुकड़ों को जोड़ती है वो है स्लिप स्टिच या अर्धआश्रक टांका। दोनों को आप लिख सकते हो। बच्चों मैंने प्रश्न 7 में लिखे हैं तो प्रश्न अभी यहीं से रीड कर लेते हैं और आंसर भी यहीं से हम रीड कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कपड़े पर निशान किस प्रकार लगाया जाता है? तो कपड़े को निशान लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलर चौक का यूज़ करते हैं, या ट्रेसिंग व्हील, कार्बन पेपर या पेंसिल का उपयोग किया जाता है कपड़े पर निशान लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 20, बाहें जैसे स्लीव बोलते हैं, दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो बच्चों दो प्रकार है आपकी सादी बाहाँ जिसे हम बोलते हैं प्लेन स्लीव, फिर होती है पफ स्लीव जिसे हम पफ स्लीव बोलते हैं, अन्य भी होते हैं जैसे बेल स्लीव या कैप स्लीव, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, परिधान में चुन्नटों जैसे गैदर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चुन्नटों का प्रयोग परिधान में घेरा या फुलनेस बढ़ाने, फिटिंग देने और सजावटी सुंदरता के लिए किया जाता है। तो अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन बुकलेट में, क्योंकि प्रश्न नंबर 22 हमको करना है। काज और या बटन होल किस परिधान में लगाया जाता है? तो बच्चों देखो काज या बटन होल किस परिधान में बनाए जाते हैं? तो शर्ट, कुर्ता, कोट या ब्लाउज में आप ये बनाते हैं। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में घघरी जैसे स्कर्ट में किस प्रकार की प्लिट्स बनाई जाती है? तो देखो उसमें स्कूल यूनिफॉर्म घघरी या स्कर्ट में किस प्रकार की प्लिट्स बनाई जाती है? तो एक आती है बॉक्स प्लेट, एक होती है नाइफ प्लेट। तो ये इसका यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं मेरे बच्चा। कोई दो फास्टनर के नाम लिखिए। तो आप कोई भी दो फास्टनर के नाम लिख सकते हो। तो उसमें पहला आता है आपके बटन्स, दूसरा आता है जिपर और अन्य भी इसके नाम है जैसे हुक, आई या वेलक्रो। तो ये भी क्या है फास्टनर के नाम। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं मेरे बच्चा। मौखिक संचार को किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है? तो देखो मौखिक संचार को किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है? तो स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करके, श्रोता की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर, इसे हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, सही गति या टोन को बनाए रखकर, आत्मविश्वास के साथ बोलकर। तो ये हम मौखिक संचार को प्रभावी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। देखो कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। पहला इसकी गति, कंप्यूटर कार्य बहुत तेज़ी से होता है। फिर शुद्धता, गणनाओं और कार्यों में गलती की संभावना कम होती है।
भंडारण, बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, स्टोर कर सकते हो अपने डेटा को। फिर अगला है आपके संचार, ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी जुड़ सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। सफल उद्यमी की विशेषता लिखिए। जो सफल उद्यमी की विशेषता लिखिए, जोखिम उठाने की क्षमता होती है एक सफल उद्यमी में, रिस्क टेकिंग बोलते हैं अच्छे से हम। अगला है इसी की विशेषता, नेतृत्व की क्षमता होती है एक लीडरशिप की तरह, कड़ी मेहनत करता है, अनुशासन में रहता है और नवाचार, इनोवेशन, रचनात्मकता लाता रहता है मार्केट में। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं मेरे बच्चा। अब सिलाई के धागे की विशेषता बताइए। देखो, सिलाई की धागे की विशेषता बताइए। तो पहला इसका है, धागा मजबूत होना चाहिए ताकि सिलाई न टूटे। धागे का रंग पक्का होना चाहिए, फास्ट कलर जिसे हम बोलेंगे। धागा समान मोटाई और गांठ रहित होना चाहिए। इसमें थोड़ी लॉच इलास्टिक होनी चाहिए। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। परिधान की नेकलाइन को सुशोभित करने के तरीके बताइए। देखो, उसमें आप लेस या कोटा लगा सकते हैं उसकी सुशोभित नेकलाइन को सुशोभित करने के लिए। पाइपिंग या अलग रंग की पट्टी लगाकर, कढ़ाई करके भी, कॉलर या रफल जोड़कर भी हम उसको सुशोभित तरीके बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं मेरे बच्चा। सिलाई मशीन के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो सिलाई मशीन के विभिन्न भाग है, पहले आपकी सुई, उसका भाई का सिलाई मशीन का, बोबिन जिसमें हम आप धागा भरते हो, बोबिन केस कहलाता है, ये भी सिलाई मशीन का भाग है। प्रेशर फुट जिससे हम सिलाई करते हैं। फिर है फ्लाई व्हील। फिर अगला है धागा तनाव नियंत्रक, जो धागा को मतलब की पकड़ मजबूत रखता है। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। परिधान सिलते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो परिधान सिलते समय हम कपड़े के अनुसार सही सुई या धागे का चयन करेंगे। सिलाई मशीन का तनाव सही हो, सीम अलाउंस, सिलाई का मार्जिन बराबर छोड़ना, सिलाई की शुरुआत और अंत में टांका पक्का करना। तो ये है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। बच्चों के परिधानों की विशेषता लिखिए। तो देखो, बच्चों के परिधानों की विशेषता है, आरामदायक पहला है, नरम कपड़ा, नरम और त्वचा के अनुकूल होना चाहिए। रंग चमकीला, आकर्षक रंगों का उपयोग। सुरक्षा, कोई नुकीली फास्टनर नहीं होनी चाहिए। विकास की गुंजाइश, बच्चों की बढ़ती उम्र के अनुसार कपड़े को ढील होनी चाहिए, मार्जिन छोड़ना चाहिए। पहनने और उतारने में आसान होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। बेबी फ्रॉक के विभिन्न घटकों या पार्ट्स का सचित्र समझाइए, उन्हें जोड़ने, असेंबल करने की विधि लिखिए। तो बच्चों, इसका चित्र तो आप बना लेना, ठीक है। तो मैं इसके विभिन्न पार्ट का वर्णन कर देता हूँ। तो पहले देखो, घटक इसके है योक, जिसे ऊपरी भाग बोलते हैं स्कर्ट, इसे घेर बोलते हैं, आस्तीन या स्लीव, और कॉलर। असेंबल करने की विधि है, सबसे पहले कंधों यानी शोल्डर्स को जोड़ें, फिर योक को तैयार करें यानी गले की फिनिशिंग के लिए। फिर स्कर्ट वाले भाग को यानी चुन्नटों या गैदस डालें ताकि वह योक के नाप का हो जाए। फिर योक या स्कर्ट को जोड़ें। फिर 5 नंबर आस्तीन यानी स्लीव लगाएं। फिर साइड सिलाई व साइड सीम लगाएं और नीचे घेर है मोड़ें। तो बच्चों, ये देखो, बेबी फ्रॉक के घटक देख लो आप। पहला गला जिसे हम योक बोलते हैं, आस्तीन ये आपकी बाहें, ये फिल होगी, और ये बटन, और ये बेल्ट या बॉर्ड बोलते हैं, घेर का जोड़, और गला ये आस्तीन का जोड़ हो गया, ये स्कर्ट और घेरा बोलते हैं। ये तैयार होगी आपकी बेबी फ्रॉक, इन सब को जोड़कर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, इसी के अथवा में एक प्रश्न और है। जेब की विभिन्न प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, ये चित्र आपको बनाना जेब का आपकी बुक के अंदर होगा, ठीक है। तो इसका आप देख लें विभिन्न प्रकार कौन सा है। एक होती है पैच पॉकेट, कपड़े के ऊपर लगाई जाती है, जैसे शर्ट की जेब को क्या बोलते हैं हम, पैच पॉकेट। फिर होती है इन सिम पॉकेट, सिलाई के अंदर छिपी होती है, जैसे पजामे या कुर्ते में। फिर होती है बेल्ट पॉकेट, कोट या पैंट के पीछे होती है, जिसमें हम केवल एक पट्टी दिखती है। फिर अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 34 पे। विभिन्न प्रकार के प्लेट्स का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका हम सचित्र वर्णन करेंगे। अब प्लेट्स देखो कौन कौन सी प्लेट है। एक तो नाइफ प्लेट, बॉक्स प्लेट, इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट, अकॉर्डिंग
प्लेट्स। तो नाइफ प्लेट सभी प्लेट्स एक दिशा में मुड़ी होती है और एक बॉक्स प्लेट दो प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़कर बॉक्स प्लेट जैसे आकार बनाती है। फिर इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट का उल्टा रूप जहाँ प्लेट्स केंद्र की ओर अब मिलती है। फिर है आपकी अकॉर्डिंग प्लेट्स, कागज़ की पंखी जैसी बारीकी प्लेट को बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेट में आप दे सकते हो, मैंने सारी टाइप की लिख दिया, जिसमें आपकी नॉर्मल ये प्लेन प्लेट्स होती है, ये इन्वर्टेड प्लेट होती है, ये बॉक्स वाली दो आपको दिख रही है, और फिर एक अदर प्लेट जो आपस में जुड़ी रहती है, और फिर ये कार्टेज प्लेट्स, और ये होगी आपकी नाइफ प्लेट जिसमें काफ़ी कट होते हैं नाइफ की जैसे। तो ये हो गया आपके बेबी फ्रॉक के प्लेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के अथवा में एक प्रश्न और है। परिधानों में उपयुक्त विभिन्न प्रकार के फास्टनर बंधक जिसे का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कि कौन कौन से फास्टनर यूज होते हैं देखो परिधानों में। पहले होता है बटन, 2 से 4 छेद वाले भी हो सकते हैं उसमें, किसी में 2 छेद होते हैं बटन के अंदर, किसी में 4 छेद होते हैं। हुक और आई ब्लाउज के लिए यूज़ होती है, और प्रेस बटन यानी कि स्नैप बटन बच्चों के लिए कपड़ों के लिए, और जिपर यानी कि आप पैंट में या स्कर्ट में जिप लगा सकते हैं, और वेलक्रो। ठीक है, तो पहले आप देख लेते हो। तो ये अपने पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। बटन के लिए हम बटन होल ऐसे यूज़ करते हैं, और ये कुड़ी होगी बटन हो गया, ये हुक किया आई, और ये जिपर, ये आई लाइन्स, ये डेकोरेटेड हुक आई, ये लूप या बटन या वेलक्रो। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। परिधान निर्माण में फास्टनर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वे उपकरण हैं जिनका उपयोग कपड़े के खुले भागों को बंद करने, फिटिंग और समायोजित करने, परिधान को शरीर से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य केवल कार्यात्मक फंक्शनल ही नहीं बल्कि सजावटी डेकोरेटिव भी होता है। तो पहले हम चलते हैं बटन के ऊपर। बटन ये सबसे प्राचीन सामान्य प्रकार का फास्टनर है। बटन काज जिसे हम बटन होल या लूप के माध्यम से गुजरकर कपड़े को बंद करते हैं। फिर इसका प्रकार है, पहला है छेद वाले बटन, दूसरा है शैक बटन। छेद वाले बटन रिसेसिव थ्रू, इनमें 2 से 4 छेद वाले होते हैं जिनसे धागा गुजरता है, जैसे शर्ट के बटन। फिर आता है शेक बटन, इनके पीछे का उभार या लूप होता है जिससे इसे सिला जाता है, जिससे बटन कपड़े से थोड़ा ऊपर उठा रहता है, जैसे कोट या ब्लेजर्स का। इसकी सामग्री में प्लास्टिक, लकड़ी, धातु, सिर्फ कांच या कपड़ा। जिपर आते हैं ऐसे कि फास्टनर में दूसरा आता फास्टनर आता है जिपर। जिपर का उपयोग कपड़े के 2 किनारों को पूरी तरह से जल्दी बंद करने के लिए किया जाता है। ये हवा और धूल से भी बचाता है। जिपर साधारण जिपर में स्कर्ट, पैंट और ड्रेस का उपयोग करते हैं। अदृश्य जिपर, इनविजिबल जिपर, ये बाहर से दिखाई नहीं देता, अक्सर फॉर्मल ड्रेस में लगता है। फिर है सेपरेटिंग जिपर, जैकेट और कोट के लिए जहाँ 2 भागों को पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। इसकी सामग्री में लाइनोल, विस्कोल या धातु या दांतेदार होते हैं। हुक और आई ये एक छोटा सा धात्विक फास्टनर है जो अदृश्य रूप से कपड़ों को बंद करने के लिए प्रयोग हो जाता है। ये उन जगहों पर बहुत उपयोगी है जहाँ कपड़े खिंचाव या टेंशन अधिक होता है। उपयोग कहाँ होता है इसका? ब्लाउज में, पैंट या स्कर्ट या कमरबंद के ऊपर। फिर अगला आता है आपके फास्टनर स्नैप बटन या टिच बटन। इन्हें प्रेस बटन भी कहा जाता है क्योंकि प्रेस करके इन बटनों को बंद किया जाता है, जैसे टिच बटन आपने देखा होंगे। इसमें 2 भाग होते हैं, एक नर और एक मादा का, जो एक दूसरे से दबाकर प्रेस होकर बंद हो जाते हैं। विशेषता ये लगाने की और खोलने के बहुत आसान होते हैं। उपयोग बच्चों के कपड़े, बेबी ग्राउंड और डुवेट कवर व स्पोर्ट्स वियर में यूज़ होता है। वेलक्रो या हुक एंड लूप टेप, इसमें नायलॉन की 2 पट्टियाँ होती है, एक में छोटे हुक होते हैं और दूसरे में छोटे लूप। जब उन्हें एक साथ दबाया जाता है तो ये चिपक जाते हैं। विशेषता इसे खोलने और बंद करना सबसे आसान, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतरीन है। ये उपयोग जैकेट के कफ व जूते, बैग और एप्रन में यूज़ होता है। अगला है बकल का उपयोग मुख्य रूप से बेल्ट की पट्टियों, स्ट्रैप्स को कसने और सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। एक क्रियात्मक होने के साथ साथ फैशन एक्सेसरी भी है। उपयोग बेल्ट व टच कोट बैग में। अगला है फास्टनर जो कि आज का लास्ट फास्टनर है, आइलेट्स और डोरी। इसमें कपड़े के धातु या धागे से बने छल्ले लगाए जाते हैं जिनमें से डोरी या रिबन को पिरोया जाता है। उपयोग जूतों के फीते, हुडी या कोर्सेट या सजावटी नेकलाइन में। फिर अगला है
टॉगल ये एक रोड के आकार का बटन होता है जिसे लूप के माध्यम से फंसाया जाता है। ये अक्सर भारी कपड़ों में उपयोग किया जाता है, उपयोग डफल कोट और ओवरकोट में। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। जॉब कार्ड क्या है? परिधान उद्योग में उपयोगी जॉब कार्ड्स के नाम लिखिए। देखो जॉब कार्ड क्या है? जॉब कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी विशेष कार्य, जॉब या ऑर्डर पर पूरा विवरण रखता है। इसमें ग्राहक का नाम, माप, डिज़ाइन, कपड़े का प्रकार, डिलीवरी की तारीख दर्ज होती है। परिधान उद्योग में और उत्पादन प्रक्रिया में ट्रैक करने और कारीगरों को काम का हिसाब रखने में मदद करता है। उपयोगी जॉब कार्ड, प्रोडक्शन जॉब कार्ड कौन कौन से? देखो उपयोगी जॉब कार्ड कौन सा? एक तो हो गया प्रोडक्शन जॉब कार्ड, दूसरा होगा कटिंग रूम कार्ड, एक बंडल टिकट, ये टाइम कार्ड। ये आपके विभिन्न प्रकार के जॉब कार्ड्स में। इसी के हम एक प्रश्न और है बच्चा, वही हम सॉल्व कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के नेकलाइन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमने सचित्र इसका वर्णन किया है। देखो कौन कौन से नेकलाइन है। देखो आपके पहला आता है गोल गला, जिसे हम राउंड नेक बोलते हैं, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। तो ये आपके होगा राउंड नेक। फिर आता है आपकी वी नेक, फिर है स्वीट हार्ट नेक, फिर आता है स्क्वायर नेक, फिर है स्क्वायर नेक, और आपके आता है स्कूप नेक, और फिर बॉट नेक, और फिर है हेल्ट नेक। हेल्ट नेक के बाद ये दूसरा हेल्ट नेक इसी के साथ ही, फिर ऑफ शोल्डर, फिर है कॉलफेट नेक। तो ये बच्चों आपके विभिन्न प्रकार के नेकलाइन हुए जिनको हमने सचित्र बनाया। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों हमने प्रश्न सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने लास्ट ईयर के सभी 5 साल के पेपर की सोल्यूशन की वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लग क्लासेस पे डाली हुई है, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चों पेपर इन्हीं में से आएगा। तो एक वीडियो भी, एक प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।